सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रेप मर्डर मामले में कोलकाता पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। पूछा, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले कैसे हुआ पोस्टमार्टम। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 5 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की निचली अदालत से मिली अनुमति। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगे आगामी विधानसभा चुनाव। फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। भाजपा ने बताया एक्सपायर्ड गठबंधन। कांग्रेस से अनुच्छेद 370 पर रुख साफ करने की मांग की। झारखंड, राजस्थान, यूपी और दिल्ली समेत दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में अलकायदा का बड़ा नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। 14 आतंकी लिए गए हिरासत में। रेवाड़ी, रांची और अलीगढ़ में 15 स्थानों पर की गई छापेमारी। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी का काफी व्यस्त दिन रहा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शिष्टमंडल स्तर की आज वार्ता की तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। पीएम मोदी ने वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की तो गुमनाम सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने पोलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी के फैसले का ऐलान किया तो कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बात भी सामने रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि किसी भी संघर्ष का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकाला जा सकता है। वार्सो जैसे खूबसूरत शहर में गर्मजोशी भरे स्वागत, भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टूस्क का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्सा की चांसलरी में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में उन्होंने पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई, जिसमें राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र और कानून के शासन जैसी साझा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने यह दृढ़ विश्वास भी व्यक्त किया कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अगले साल जनवरी के महीने में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया है कि पोलैंड के सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार वर्तमान समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। भारत में
तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भौगोलिक दूरी, भिन्न परंपराओं और इतिहास के बावजूद दोनों देश एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व भारत की सराहना करता है क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने वीजा जैसे मुद्दों का समाधान मिलकर निकाले जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के साथ संबंधों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वीजा की प्रणाली को बेहतर करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज मैं काफी सकारात्मक हूँ। मुझे लगा कि आपसी जो हमारी बातचीत हुई और जिस तरीके से हमने अपने सोच विचार एक दूसरे के साथ साझा किए, तो उससे हमारी समझ जो है वो काफी बड़ी है, न सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में लेकिन और बाकी बहुत जो क्षेत्र है उनके बारे में भी। प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पोलैंड के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए। अपने दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर भी जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो इनपुट के साथ वॉर्सा से अरुण कुमार और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड की यात्रा के क्या है बड़े मायने और क्या है संदेश, कैसे दोनों देशों के रिश्तों में एक नई गर्माहट देखने को मिलेगी, इस विषय पे हम करेंगे बात। इस विषय पे चर्चा करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सीएम भंडारी जी, जो कि पोलैंड में भारत के पूर्व राजदूत रहे। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दीपांजन रॉय चौधरी, जो कि डिप्लोमेटिक एडिटर हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर भंडारी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज जो दोनों देशों के संबंधों में एक गर्माहट देखने को मिली है वो आपसी संबंधों से आगे बढ़ के अब रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ गई है। इसको कैसे समझा जाए, इसके मायने क्या है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। एम्बेसडर भंडारी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मैं आप तक आवाज बेहतरी से पहुंचे इसके लिए व्यवस्था करते हैं, तब तक हम बात करते हैं दीपांकर राय चौधरी जी से। अगर चौधरी जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो सबसे पहला सवाल यही कि रणनीतिक साझेदारी के मायने क्या है? हम आपसी दोस्ताना संबंध से बढ़ के जब हम इस लेवल पे आते हैं, क्या बदलता है दोनों देशों के संबंधों के बीच में? ये सेंट्रल यूरोप में इंडिया का पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा किसी देश के साथ, और पोलैंड सेंट्रल यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा देश है। और यूरोप के हिसाब से फ्रांस, जर्मनी के बाद पोलैंड ही उभर रहा है सबसे बड़ा देश के हिसाब से। उसका इकोनॉमी, उसका यंग पॉपुलेशन, उसका जो स्किल्ड वर्कर्स है, उसके जो आईटी के स्किल्स है, ये जो इंडिया के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, मैच करता है। और दूसरी बात जो है, ये पोलैंड एक तरह से इंडिया का गेटवे है सेंट्रल यूरोप के लिए। ये चीज हमने काफी दिन तक इसका रियलाइजेशन नहीं किया, इस पोटेंशियल का रियलाइजेशन नहीं किया। जब यूएसएसआर के दिन थे तब एक संबंध अच्छे थे, गर्मजोशी थे उस संबंध में। उस टाइम पे डायरेक्ट फ्लाइट्स भी थे, वो डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो गए थे, काफी सालों के बाद फिर से शुरू हुआ है कुछ साल पहले। मतलब दिल्ली और वॉर्सो के बीच में फ्लाइट चलते हैं। आज डिसाइड भी हुआ कि वो फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएंगे। तो एक जो और इंडियन डायस्पोरा का भी काफी वहां पे तादाद भी बढ़ चुके हैं, सेंट्रल यूरोप में सबसे ज्यादा है। वो पोलैंड के एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम, उसका भी हम फायदा ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो माइनिंग इंडस्ट्री है पोलैंड के, वो भी इंडिया में प्रेजेंट है, उसका भी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। कुछ एग्रीकल्चर में पोलैंड में काफी 2-3 चीज काफी
एक एप्पल का भी काफी क्वालिटी अच्छे हैं, उसका भी उन्होंने बीच में कोशिश किया था कि इंडिया में वो एप्पल एक्सपोर्ट किया जाए। और और जो तीसरी बात है, एक जो चीज ज्यादातर इंडिया में उसका कभी महत्व और उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है, वो है इंडोलॉजी। पोलैंड में, यूरोप में सबसे बड़ी सेंटर है इंडोलॉजी का, और ये बात ज्यादातर कभी चर्चा में नहीं रहा है। और ये जो चीज है, जो सिविलाइजेशन लिंक्स है एक तरह के, ये भी और जो चर्चा होते हैं, और मुझे ये भी बताया गया कि शायद वॉर्सो में इंडियन रेस्टोरेंट्स का भी काफी हद तक प्रेजेंस है यूरोप की दूसरे शहरों के मुकाबले में। सो सेंट्रल यूरोप का और इंडिया का एक वैसे ही ऑर्गेनिक एक रिलेशनशिप है। जो चीज लैंग्वेज के लिए हो और दूरी के लिए हो, ज्योग्राफी के लिए हो, वो पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो चुका है बहुत सालों में। अभी इस विजिट के बाद, इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद एक नया ईरा मुझे लगता है नया ईरा एक बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैं आता हूं आपके पास में मिस्टर भंडारी, कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, थोड़ी सुनाई दे रही है। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि भारत और पोलैंड की दोस्ती को और एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए 4.5 दशक का वक्त लग गया। हालांकि ये बहुत लंबा वक्त है, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री गए हैं तो आप क्या बदलते हुए देख रहे हैं? जो ईस्टर्न या कहा जाए जो सेंट्रल यूरोपियन जो पूरा एक इलाका है, वहां पर एक फोकस तरीके से भारत अब आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा क्या? जी, आपने ठीक कहा कि हमने पोलैंड के साथ अपने रिश्तों की बहुत तवज्जो नहीं दी अभी तक। तो जबकि पोलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, और ये ईस्ट और वेस्ट, जो वेस्टर्न यूरोप था और पहले ईस्टर्न यूरोप था, तो एक बहुत मतलब नियरली 40 मिलियन 39 मिलियन पॉपुलेशन का देश है। बहुत ही हाईली टैलेंटेड पोलैंड के लोग हैं। पोलैंड की मैन पावर पूरे यूरोप में ही नहीं, पूरे नॉर्थ अमेरिका में बहुत प्राइज की जाती है। तो जो इनका टैलेंट है, हमारे यहाँ से आईटी फील्ड में, मैं 2005 से 2007 तक था, उस समय हमारी कई आईटी कंपनीज पोलैंड में आई हुई थी, और पोलैंड की डिफेंस इंडस्ट्री से हमारे काफी क्लोज रिलेशंस थे। जैसे पहले कहा कि माइनिंग भी एक बड़ा सेक्टर है, जैसे कोक है, हम इंपोर्ट करते हैं, इस तरह से। तो कई चीजों में हमारे जो संबंध थे वो बहुत आगे तक जा सकते थे, लेकिन सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साइड से काफी हमारे रिलेशंस बने रहे, क्योंकि इनका कल्चर और हमारा कल्चर बाहर मिलता है। इनके यहाँ भी ज्वाइंट फैमिली ट्रेडिशंस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये 200 साल से युद्ध से बहुत परेशान रहे। तो इनके यहाँ एक तो चर्च बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, दूसरा फैमिली बॉन्डिंग एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, और इंडिया से ये बहुत अपने को क्लोज मानते हैं। तो मेरे वहां से निकलने के बाद मैंने देखा था कि मुझे वहां पर योग के क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल ये पंचकर्म, आजकल योग एक बहुत बड़ा सॉफ्ट डिप्लोमेसी का है, और इसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमी भी है। इट्स नाउ $100s of billion इकोनॉमी। तो वहीं पर के जो हॉलीडे रिजॉर्ट्स वाले थे, टूरिज्म डेवलप करने के लिए पूरा पंचकर्म का फील्ड डेवलप करने, और मेरी इन्होंने एक्सपर्टीज उसमें यूटिलाइज की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और अभी मैं देख रहा था कि एक जो वहाँ इंटरप्रेटर है वो भी हमारे ही भारतीय, जो आज से 50 साल पहले वहां गए थे, अभी वो हमारे ऑनरेडी कॉन्सुल भी हैं व्रक्सवाव में। तो हमारी ऑलरेडी नियरली जो वहाँ डायस्पोरा है, जैसे मेरे पूरे वक्ता ने भी कहा कि डायस्पोरा एक बहुत अच्छा लिंक है, और बहुत ही हमारे भारतीय जो हैं, जो पोलिश भाषा में पूरी तरह से अभ्यस्त हैं, और कई की तो अपने जो स्पाउसेस हैं वो पोलिश नेशनल्स हैं। तो इस तरह से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज हमारी पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिहाज से बात की जाए, या फिर एक सदियों पुरानी, जी काफी आगे ले जा सकते। बिल्कुल, जो संस्कृति आप बता रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा रची बसी हुई है। दीपांजन जी, एक सवाल आपसे ये, क्योंकि आप कह रहे थे कि भारत और पोलैंड के बीच में जो उनकी एक्सपर्टीज के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें तेज गति से काम करने की संभावना है। प्रधानमंत्री के अपने संबोधन में फूड प्रोसेसिंग को लेकर साफ तौर से एक फोकस नजर आया। आपको रोकना चाहेंगे, हम सीधे इस वक्त चलते हैं। शुरू हो रही है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। स्पेशल ब्रीफिंग, सेक्रेटरी वेस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री तन्मय लाल, also joining us on the dais is additional secretary
in the Ministry of External Affairs, Shri Arun Kumar Sahu. With that, I invite Secretary West to make his opening remarks. Sir, over to you. Thank you, Randir. As all of you know, Prime Minister Shri Narendra Modi is completing his official visit to Poland, and he was here at the invitation of Prime Minister His Excellency Donald Tusk. The visit has been historic and very successful. Historic since this was after 45 years that an Indian Prime Minister was visiting Poland. And also, this year marks the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations. During the visit, extensive discussions were held between the leadership. Prime Minister Shri Narendra Modi also called on His Excellency President Duda earlier today. One of the main aspects of the visit has been that both the countries have decided to take their relationship to the level of strategic partnership. And in this context, a joint statement has been released and an action plan has been finalized. So there have been multiple aspects in which or areas where the two countries have decided to cooperate even further. Some of the areas that are of focus in this relationship are, for example, economic sector. As you would know, India is the 5th largest economy now, and Poland is the 6th largest economy within the European Union. Poland is a very, very important partner for India in this region. Poland will also be hosting will be holding the presidency of the European Union Council next year. India-EU relations are also extensive. As some of you would be knowing that there are negotiations ongoing on finalizing an India-EU FTA. And last year, India and EU had set up the Trade and Technology Council, which is already doing very substantive work. So both in the bilateral aspect, regional aspect, and multilateral aspects, the relationship is extensive, and this visit and the discussions provide a useful impetus for this partnership going forward. I would also make reference to some of the program elements. Yesterday, Prime Minister had visited two memorials. One was for the memorial for the very, very special episode in our, shared people-to-people contacts when he visited the memorial for Jam Sahib of Navanagar. He also visited the Kolhapur memorial, and I'm sure you would be aware that this refers to an episode during 1940s when, during the World War II, 6,000 Polish women and children found refuge in India. Jam Sahib of Navanagar gave shelter to almost 1,000 Polish women and children, and also in Kolhapur. Prime Minister also visited laid a wreath at the monument of the Battle of Monte Cassino, where both Indian and Polish troops had fought together, and this was also a very special moment. Yesterday evening, there was a community event where the Prime Minister met members of the Indian diaspora, who welcomed him very enthusiastically and with great warmth. This morning, there was a ceremonial welcome at the Chancellery, followed by first a restricted meeting and then the delegation-level talks. Prime Minister Modi also laid a wreath at the tomb of the unknown soldier, and this was followed by the call on the President. Prime Minister has also been meeting some of the business leaders from Poland who have business presence in India.
The action plan that has been agreed to focuses on various aspects of our cooperation. For instance, in the political dialogue and security cooperation, how to catalyze the trade and investment, areas like climate, energy, mining, science and technology, transport and connectivity, the fight against terrorism, cybersecurity, health, and people-to-people ties and cultural cooperation. These are the bilateral elements, and then there is reference to the India-EU relations. So both sides agreed for the need for regular high-level contacts, strengthening the economic relations in a range of sectors, ranging from agriculture, food processing, clean technology, connectivity, mining, renewable energy, and AI and digital areas. The importance of connectivity has been highlighted. And the two sides also agreed to continue the cooperation in the field of defense. Do we take questions? Social security. Yes, an important development was also that there has been an understanding reached to finalize a social security agreement, which will be of importance for the professionals that are working in each other's countries. Maybe open the floor for questions. With that, we open the floor for some questions. Please do identify yourself before you ask one. So can we start with Sahil? Sir, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. Regarding the social security agreement, any plan of action or roadmap in this regard? Because you said understanding has been reached regarding this. So any details, if you can share? All right. Please. Thank you very much, Patrick Kugel, Polish Institute of International Affairs. It was a historical visit indeed. We are very grateful and happy that both countries agreed to elevate this relationship to the strategic partnership level. And my question is, what will be the follow-up? Do you expect any high-level revisit from Poland to India in coming months? Maybe President or Prime Minister of Poland, have you discussed this issue? And also, additionally, have you discussed the question of reform of the global institutions, including the UN Security Council? Did you hear a clear support from Poland when it comes to the question of full permanent membership for India at the Security Council? Thank you. Okay. Tomasz? Tomasz Augustyniak, Interia News. I'm Asia Pacific correspondent for Polish media. Well, I would like to join Patrick at asking this question about the high-level meetings and what sort of meetings are envisioned in the next several months, whether there will be a meeting. तो अब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है पोलैंड से, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे थे और इस बीच में हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे को लेकर। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ में बने हुए डॉक्टर CM भंडारी, जो कि भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं पोलैंड में। इसके अलावा दीपांजन राय चौधरी, डिप्लोमेटिक एडिटर हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के। एक बार आप दोनों का फिर से स्वागत है। मिस्टर भंडारी, आप भी हमने सुना किस प्रकार से एक बार फिर से फोकस तरीके से विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है उस पर फोकस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि एक कॉमन, एक दोस्ती और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन दोनों स्थितियों में क्या बड़ा बदलता है, उसको थोड़ा सा समझाइए मिस्टर भंडारी। जी मैं ये कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा ऑडियो नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जो प्रीवियसली जो सिचुएशन थी और अब जो सिचुएशन है, जैसा कि हम देख रहे हैं करंट सिचुएशन में ही यूक्रेन को लेकर पोलैंड एक मेजर इंस्टीट्यूशन है। देखिए, नेटो का एक बड़ा पार्टनर है और EU का मेजर मेंबर है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क EU के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो पोलैंड
पूरे यूरोप में एक अच्छी खासी अपनी धाक रखता है। और मैं देखता हूं कि पिछले जब पूरा इकोनॉमिक डाउन टर्न था, पोलैंड वाज द ओनली कंट्री जिसकी इकोनॉमी माइनस में नहीं गई, वो प्लस में ही रही, चाहे वो +0.5 भी था। लेकिन जबकि अन्य कंट्रीज पूरा, तो इसलिए पोलैंड का जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत टैलेंटेड है। तो और हमारी तरफ से, जैसे मैं एक छोटा सा इंस्टेंस देता हूं, पहले से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हम लोग टेंडर करते थे और हम लोग वहां पर पोलिश कंपनीज को देते थे, एंड पोलिश कंपनीज टोल्ड मी एवरी ईयर वी गेट द सेम टेंडर, ईयर आफ्टर ईयर। कहते हैं कि 10-15 साल से हम उसी टेंडर को बार बार देख रहे हैं, हाउ कैन वी रियली कोट एनीथिंग। तो ये सिचुएशन थी कि किसी भी क्षेत्र में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं था। अब जो है from our side, the last government, Prime Minister Modi's government in the past 2 terms and now, it is so proactive कि पूरे वर्ल्ड में जो अब जो रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यस द इंडियन गवर्नमेंट इज रियली परफॉर्मिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो ये विजिट आई एम श्योर एट ए पॉलिटिकल लेवल जो रिलेशंस एस्टैब्लिश करता है, तो उससे हमारी दोनों देशों के बीच की जो स्ट्रेटेजिक एरियाज में पार्टनरशिप्स हैं, जिसमें कि डिफेंस भी आता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज आप सर कह रहे हैं। दीपांजन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का एक बार फिर से ये कहना कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से आपको किसी भी समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का पोलैंड की सरजमी से ये संदेश क्या एक बड़ा मैसेज देता है? हाँ, डेफिनेटली। पहले तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बार बार ये चीज पिछले 2 साल से, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यही बोल रहे हैं कि हमारी पोजीशन भी यही है कि हम इस युद्ध को उस तरह से देखें कि हमने हमारी कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम जितना संबंध रूस के साथ रखते हैं तो उतना संबंध दूसरे के साथ भी रखते हैं। ये हमारी एक कॉन्सेप्ट है जो सालों से, डेकेड्स से ये चल रहा है, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने खुद डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का एक जो मंत्रा दिया है पिछले 2 साल से, ये हमने काफी बार, वो जब समरकंद में थे एससीओ समिट में तभी भी उन्होंने बोला था, जब अभी रूस के दौरे में थे जुलाई में तभी भी बोला था, अभी वो वार्सो से भी यही बात बोल रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो ये सिर्फ एक साइड के लिए नहीं है, आई मीन ये दोनों साइड के लिए ही होता है कि आप मतलब ये मत समझ रहे कि टाइम इरा और नॉट वॉर, ये एक साइड के लिए नहीं होता है, ये दोनों साइड के लिए ही लागू होता है। दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। ये जो मैसेज है ये मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब वन साइडेड मैसेज नहीं है, दोनों साइड के लिए मैसेज है। और मुझे लगता है दोनों साइड इस चीज को समझेंगे। कल जब वो यूक्रेन में जाएंगे तब भी उनकी यही बातचीत होगा। ये इंडिया का पोजीशन है, ये ग्लोबल साउथ का भी पोजीशन यही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ज्यादातर कंट्री ग्लोबल साउथ के जिनके इंडिया नेतृत्व दे रहे हैं, उन्होंने इस युद्ध में कोई साइड नहीं लिया है। हाँ, हमने भी कोई साइड नहीं लिया है। हम तो इंडिया तो एक इमर्जिंग पावर, एक मिडिल पावर है। हमने कोई सैंक्शन को भी अप्लाई वो नहीं किया है। ग्लोबल साउथ के किसी भी कंट्री ने कोई सैंक्शन का उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो इसका भी एक महत्व रहता है, जिस जैसे एक ग्रुप ज्वाइन किया है, एक बड़ा सा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो इस चीज को दूसरी तरह से देखते हैं। बिल्कुल, तो शायद भारत ने इस पूरे मामले में भारत ने पूरे मामले में एक इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को दुनिया के सामने रखा भी है कि हम अपने हितों को देखते हुए और जो हमारी सोच है उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, किसी दबाव और प्रभाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही वक्त है इस चर्चा के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर भंडारी जी आपका, दीपांकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। Are you ready for the Space Day celebration on 23rd August? Many activities are taking place all across the country, organizing workshops, seminars, exhibitions, competitions. I think there is always an energy in the young people's mind to support the space program of our nation. Let's all join together to celebrate the first National Space Day on 23rd August 2024.
सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भारत और पोलैंड के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता हुआ है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के संबोधन में भी किया। क्या होता है सामाजिक सुरक्षा समझौता और कैसे विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के लिए ये लाभदायक होता है, ये आपको बताते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को लेकर कि किस प्रकार से ये फायदेमंद होता है। दूसरे देशों में काम करने वाले कामगारों के हित संरक्षित करने का एक तरीके से ये प्रावधान है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान होते हैं। कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न अधिकारों में एक तरीके से ये देने का अधिकार देता है। सामाजिक सुरक्षा के तहत कामगारों के साथ होता है समान व्यवहार, यानी कि जिस दूसरे देश में भी है आपके लिए वहां पर एक समान व्यवहार होगा, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन हो, विकलांगता पेंशन हो, इन जैसे तमाम जो सामाजिक अधिकार होते हैं उस तक पहुंच सुनिश्चित भी होती है। भत्ते हो, किराया हो, सब्सिडी हो, बिना कटौती के आपको जो लाभ मिलने का अधिकार होता है वो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आता है। कामगारों को संबंधित देश यानी विदेश के कानून के मुताबिक जो वहां के अधिकार है समाज के हर व्यक्ति को मिलते हैं, उस तक आपकी पहुंच होती है। पेंशन फंड को अपने देश वापस भेजने या ट्रांसफर करने पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगता है, यानी डबल टैक्सेशन से भी बचाव होता है। भारत का 20 देशों के साथ में सामाजिक सुरक्षा समझौता यानी SSA हो चुका है अब तक, इसमें बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, डेनमार्क के साथ में सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत का अब तक हो चुका है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, हंगरी, फिनलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य के साथ भी सामाजिक सुरक्षा समझौता अभी तक भारत कर चुका है। तो वहीं नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जापान के साथ भी सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत का हो चुका है, यानी कि इन देशों में भी कामगारों को मदद मिलती है। अमेरिका सहित कई दूसरे देशों के साथ SSA पर बातचीत भी जारी है, यानी कि इस समझौते को करने को लेकर बातचीत जारी है। वहीं ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भी सामाजिक सुरक्षा का प्रस्ताव शामिल हो सकता है, क्योंकि निगोशिएशंस चल रही है, इस पर भी बात हो रही है। सामाजिक सुरक्षा एग्रीमेंट में जिन देशों में भारतीय काम करने वाले हैं वहां उनको एक तरीके से फायदा मिलता है। दूसरे देश में काम करने वाले कामगारों के हित संरक्षित करने का प्रावधान है कि जो भारतीय प्रोफेशनल्स दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं उनको और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक अधिकार है या उनके जो हक हो सकते हैं उस देश में वो सुरक्षित रहते हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत कामगारों के साथ होता है समान व्यवहार, यानी कि उस देश के कानून के तहत भी उनको एक तरीके से फायदा मिलता नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर आपका रुख करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल खड़े करे। कोर्ट ने आदेश पर CBI के आज अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी है। उसने भी बंगाल सरकार और पुलिस पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं जो CBI ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि उन्होंने अपने 30 साल के अनुभव में ऐसा कोई केस नहीं देखा जहां राज्य सरकार इस प्रकार का असंवेदनशील रोल अदा कर रही हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणियां ममता बनर्जी की सरकार और वहां की पुलिस पर की है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अननेचुरल डेथ केस डायरी के साथ छेड़छाड़ समेत दूसरे पहलुओं पर कोलकाता पुलिस को जमकर फटकार लगाई। CBI ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। सुनवाई के दौरान CBI ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CBI ने 5 दिन बाद जाकर जांच शुरू की, क्योंकि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई थी, लिहाजा जांच में मुश्किल आई। कोर्ट ने क्राइम सीन को सुरक्षित करने में